हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर ही आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपका 350 है, यानी कि 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 + 99 + 100 + 99 + ... 3 + 2 + 1, इस पूरे सीरीज का योग क्या होगा? गौर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ना संख्या 1 से बढ़ते हुए 100 तक आया है और उसके बाद पुनः घटते हुए 1 तक आया है। तो जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि संख्या पहले 1 से बढ़ते हुए n तक जाए, ठीक है, 1 से बढ़ते हुए संख्या पहले n तक जाए और उसके बाद n से घटते हुए संख्या अगर 1 तक आए तो ऐसे सभी सीरीज का योग आपका केवल n का स्क्वायर होता है। यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू इस पूरे सीरीज में आपको दिखे, केवल आप उसका स्क्वायर करिए, इस पूरे सीरीज का योग निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए संख्या 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक गया है? 100 तक गया है और घटते हुए 1 तक आया है। मतलब इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर केवल 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर करना है तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा? आपका 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10,000 इस पूरे सीरीज का आपका योग हो जाएगा। देखिए इस पैटर्न पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं छोटा छोटा। जैसे 1 + 2 + 3, ठीक है, +2 + 1। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सीरीज का योग क्या होगा तो गौर से देखिए और इसमें n के वैल्यू को पता लगाइए कि कौन होगा। तो 1 से बढ़ के संख्या कहाँ तक गया है? 3 तक गया है और फिर घटते हुए 1 तक आया। मतलब इस सीरीज में n का मान 3 होगा। तो इस पूरे सीरीज का योग n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 2 8 और 1 9। उसी तरह से अगर संख्या 1 से बढ़ते हुए 50 तक जाए और घटते हुए 1 तक आए तो इस पूरे सीरीज का योग 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 का पावर 12 - 4 का पावर 12 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? यहाँ पे संख्या का जो पैटर्न है ना, व्यंजक का पैटर्न, वह कुछ ऐसा है, x टू द पावर n - a टू द पावर n। तो अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में रहे, x टू द पावर n - a टू द पावर n के फॉर्म में रहे, तो वह व्यंजक हमेशा x - a से कटेगा, हमेशा x - a से कटेगा। यानी अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में है, x टू द पावर n - a टू द पावर n के फॉर्म में है, तो वह व्यंजक x - a से, मतलब इसी के बेस के अंतर से कटेगा, हमेशा कटेगा, कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि माइनस वाला को माइनस वाला हमेशा काटेगा। लेकिन इसको यानी x टू द पावर n - a टू द पावर n को x + a भी, देख लीजिए यहाँ पे माइनस वाला है, इसको प्लस वाला भी तब काटने लगेगा ना, यह तब काटने लगेगा जब n का वैल्यू कोई इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। n कहाँ पे है? n पावर में है। तो अगर पावर सम हो, ऐसे व्यंजक का अगर पावर सम हो, उस केस में इसको यह जो है वह आपका x + a से भी कटेगा। लेकिन अगर पावर विषम हो, उस केस में केवल x - a से कटेगा। पुनः इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई व्यंजक आपका इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्म में है, तो वह आपका x - a से जरूर कटेगा। लेकिन अगर n का वैल्यू सम है, कोई इवन नंबर हो, सम हो, उस केस में यह जोड़ के भी कटेगा, मतलब x + a से भी कटेगा। अब यहाँ पे चेक करिए आप, 7 का पावर 12 - 4 का पावर 12, तो x टू द पावर n - a टू द पावर n, तो यह x - a यानी कि 7 - 4 3 से तो कटेगा ही। लेकिन क्या यह 7 + 4 x + a, 7 + 4 11 से भी कटेगा? तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या n का वैल्यू इवन है। तो देखिए n का वैल्यू इवन है यानी कि सम है, तो यह 11 से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि यह व्यंजक 7 - 4 3 से भी कटेगा और 7 + 4 11 से भी कटेगा। ऑप्शन में देख लीजिए 3 है कि 11 है, जो होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में ना तो 3 है ना ही 11 है। तो अब ध्यान से एक बात हमारा सुनिएगा कि अगर कोई संख्या 3 और 11 दोनों से कटता है तो वह 3 और 11 के एलसीएम यानी कि 33 से भी जरूर कटेगा।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन में 3 होता चुन लेते, 11 होता उसको भी चुन लेते, लेकिन ना तो 3 है ना ही ये 11 है। तो अगर कोई संख्या 3 और 11 दोनों से कटता है तो वह निश्चित रूप से 3 और 11 के एलसीएम यानी 33 से कटेगा। अगर कोई संख्या 4 और 5 दोनों से कटता है तो वह 4 और 5 के एलसीएम 20 से भी जरूर कटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। एबीसी का मान तो दे रखा है अनुपातिक फॉर्म में, लेकिन यह बैलेंस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर अनुपात भिन्न के फॉर्म में रहे तो वह बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू दे तो रखा है, एबीसी का वैल्यू दे तो रखा है बट भिन्न के रूप में है। ए का मान 2/3 है, बी का मान 1/12 है और सी का मान आपका 3/4 है। तो ABC का मान दे रखा है बट भिन्न के फॉर्म में दे रखा है, और अगर रेशियो भिन्न के रूप में होता है तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, इस पूरे के नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम। तो 3, 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम, तो 3, 12 और 4 का एलसीएम हमें लेना है। तो 3, 12, 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी एलसीएम निकालना होता है तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, और बड़ी संख्या को अगर दोनों छोटी संख्या काट दें यानी बाकी सभी छोटी संख्या काट दे तो यही एलसीएम हो जाता है। तो 3, 12, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम, अब देखिए आपको क्या करना है, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाले में गुना। तो 3 से भाग करिए 12 में, 3 चौके 12 तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 12 एकम 12 तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 तिया 12 तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, यानी 8:1:9 यही आपका एबीसी का मान हो जाएगा। तो जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दिया जाए हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम, जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं, प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाले में गुना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 12 + 6√3 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, हमें इस व्यंजक का वर्गमूल निकालना है, मतलब कि रूट अंडर 12 + 6√3 का मान निकालना है। ठीक है, रूट अंडर 12 + 6√3 का मान निकालना है। जैसे हमसे पूछा जाता कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब रूट 16 का मान पूछा गया है। 36 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि रूट 36 का मान पूछा गया है। तो उसी तरह से 12 + 6√3 का वर्गमूल क्या होगा, यानी हमसे रूट अंडर 12 + 6√3 का मान पूछा है। अब गौर से समझिएगा, इस तरीके का जो भी व्यंजक होता है उसका वर्गमूल निकालने का देखिए ट्रिक क्या है। ऐसे व्यंजक का वर्गमूल पहले निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसको हम लोग समझते हैं कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 होता है। पहला कंडीशन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके का जो व्यंजक होता है उसका वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 होता है। यहाँ छोटका रूट के बाहर में क्या है, 6 है। तो हम ऐसा करते हैं, छोटका रूट के बाहर में 2 लाते हैं। तो 12 को तो अपने जगह पर रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 6 के लिए हम लिखेंगे 2 × 3, 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 × 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, छोटका रूट के बाहर में 2 चाहिए। 2 के अलावा जो भी है उसको हम ले जाएंगे रूट के भीतर, और अंदर में आपका रूट 3 पहले से है तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, रूट 3, 6 रूट 3 का मतलब 6 × रूट 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 6 के लिए 2 × 3 लिखे हैं। आगे चलिए, 12 को तो आप अपने स्थान पर रहने दीजिए प्लस, यहाँ पे देखिए 2 को बाहर रहने दीजिए और 3 को रूट के भीतर ले जाइए। तो 3 अगर रूट के भीतर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, पहले से 3 गुना में है तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 3 के लिए हम रूट 9 लिख सकते हैं, रूट 9 का मान तो 3 ही होता है ना, तो 3 के लिए रूट 9, तो रूट 9 × रूट 3 रूट 27 हो जाएगा। 3 रूट के भीतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 में रूट 3 से गुना करेंगे रूट 27, बाकी आपका जो वैल्यू है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अब देखिए छोटका रूट के बाहर में 2 आ गया, अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ज़्यादातर तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर कभी छोटका रूट के बाहर में 2 ना रहे तो आप वहाँ 2 लाने का प्रयास करिएगा, जैसे यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ से वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 2 ऐसा संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 12 आ जाए।
तो ऐसा संख्या आपको खुद से सोचना है जिसको गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला आ जाए। तो ऐसा संख्या 9 और 3 है, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को बाद में। 9 और 3, 9 तिया 27, 9 और 3 12। वर्गमूल निकाले हैं तो इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, यही इस व्यंजक का आपका वर्गमूल हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। एक काम और करिएगा, रूट 9 का मान निकल जाएगा ना, तो निकाल लीजिए 3, और इसका तो मान निकलेगा नहीं तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, यानी कि 3 प्लस रूट 3 यही इसका आपका मान हो जाएगा। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला p का वैल्यू है 101, तो हमें बताना है क्यूबिक रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1 इस पूरे के घनमूल का मान। देख लीजिए, इस पूरे का क्या करना है, हमें घनमूल करना है, क्योंकि करनी में 3 है। अब गौर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, करनी में 3 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। p से सब में गुना करिए, तो p से p स्क्वायर में गुना करिएगा तो p क्यूब हो जाएगा, माइनस p से 3p में गुना करिएगा तो यह 3p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p से 3 में गुना करिएगा तो यह 3p हो जाएगा, और माइनस 1 यह तो आपका अलग है, माइनस 1 में p से गुना नहीं होगा क्योंकि p केवल इन सबों के गुना में है। और इस पूरे का पावर हम करेंगे 1/3, इस पूरे का पावर हम क्या करेंगे 1/3। करनी में 3 है, इसको हटाएंगे तो पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा। करनी में 3 का मतलब कि हमें घनमूल निकालना है। अब आगे चलिए, यह जो वैल्यू है ना p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, यह वास्तव में p माइनस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, यह क्या है आपका p माइनस 1 का होल क्यूब। तो यह पूरा आपका क्या हो गया, p माइनस 1 का होल क्यूब, और इस पूरे का पावर पहले से क्या आ रहा था आपका 1/3 आ रहा था। देख लीजिए 1/3, क्यूबिक रूट ऑफ 3 का मतलब पावर 1/3 होगा। तो इसके लिए लिखेंगे p माइनस 1 का पावर 3, ठीक है, और होल पावर इसका 1/3 हो जाएगा। अब आगे घातांक और करनी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर का आपस में गुना। तो यह भी पावर है, यह भी पावर है, दोनों का आपस में गुना होगा तो इससे यह कैंसिल होगा। यानी क्या बचा, अब बचा है p माइनस 1, और p का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में आपका, p का वैल्यू आपका क्वेश्चन में 101 दे रखा है, तो आप 101 माइनस 1 कर लीजिए, 101 में से 1 माइनस करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से आंसर नहीं निकालना है, हमें कैसे आंसर सोचना है समझिएगा, गौर से यहाँ देखिएगा। p का वैल्यू आपका कितना दे रखा है 101, और हम लोगों से इसका मान पूछा है। आप लास्ट में देखिएगा कि लास्ट में क्या है, +1 है कि -1। अगर +1 होगा तो हमारा आंसर p + 1 हो जाएगा, और अगर लास्ट में -1 होगा तो हमारा आंसर p - 1 हो जाएगा। तो चूंकि लास्ट में -1 है इसलिए हमारा आंसर p - 1 होगा, और p का मान 101 है, तो 101 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर 100 हो जाएगा। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आए आपको वैसे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से चुनना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो पॉइंट के फॉर्म में है, हमें इसका HCF निकालना है। ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन पॉइंट के फॉर्म में रहे और उसका अगर HCF निकालना हो या फिर LCM निकालना हो तो सबसे पहले उसको हम लोग भिन्न के रूप में ले जाएंगे। जैसे 2.4 है, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 10 हो जाएगा, 2 से दोनों कटेगा, यह कितना हो जाएगा 12, और यह कितना हो जाएगा 5, यानी कि पहली वैल्यू 12/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हटाइए, बट्टा में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। 4 से दोनों कटेगा, 4 × 36, 4 से काटिएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 9/25 दूसरा वैल्यू हो गया। और जो तीसरा वैल्यू है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 होगा, 2 से दोनों कटेगा, यह हो जाएगा 36, यह हो जाएगा आपका 5, यानी तीसरी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 36/5। अब इन सभी वैल्यूज का हमें क्या करना है, हमें इन सभी वैल्यू का निकालना है HCF। ठीक है, इन सभी वैल्यू का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकलेगा, गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हमें इसका HCF कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहे और उसका LCM या HCF निकालना हो तो हमें दोनों चीज़ निकालना होता है, LCM भी और HCF भी। अगर भिन्न है, भिन्न का LCM निकालना होगा तो हम अंश का निकालेंगे LCM बट्टा हर का HCF, और अगर HCF निकालना होगा तो हर अंशों का निकालेंगे HCF और हरों का LCM। कहने का मतलब कि जो निकालना होगा ना वही अंशों का निकालेंगे, वही ऊपर वाले का निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है यानी मौसा निकालना है, तो हम ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे।
तो ऊपर वाले का मौसा यानी कि 12, 9 और 36 का मौसा क्या होगा? तो 12, 9 और 36 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 है। 12, 9 और 36 का मौसा निकालना है तो हमें सोचना है कि 12, 9 और 36 इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो 9 तो नहीं काटेगा, 9 36 को काटेगा, 12 को नहीं काटेगा। छोटी वैल्यू को आप पकड़िएगा, छोटी वैल्यू से सभी को काट के देखिएगा। 36 को काटेगा, 12 को नहीं काटेगा। तो 9 को और छोटा करिए, 3 गुना 3। अब 3 देखिए, 3 12 को भी काटेगा, 36 को भी काटेगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बड़े आराम से आप पकड़ सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा इन संख्याओं का, ठीक है। तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालिए, तो 12, 9 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले हैं तो नीचे वाले का एलसीएम। तो अब आपको बताना है 5, 25 और 5 का एलसीएम। तो 5, 25 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 25। निकाल के देख लीजिए किसी भी विधि से। वैसे भी एलसीएम कैसे निकालते हैं समझिए। 5, 25 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो जब भी एलसीएम निकालना होगा तो बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे, और बड़ा वाला संख्या को अगर सभी छोटा वाला संख्या काट दे तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम। तो 3/25 आया। चूंकि आंसर पॉइंट के रूप में है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर उसी फॉर्म में होता है, तो इसको पॉइंट में ले जाइए। 0.3 में तो 25 से भाग लगेगा नहीं, दशमलव डालेंगे तो 30 हो जाएगा। 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूना 50, यानी 0.12। यही हमारा आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, कई बार इसे समझने में भी दिक्कत हो जाता है। जैसे 3 में हमें भाग करना है 25 से, अब 3 में 25 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे तो 1 0। अच्छा, पॉइंट जैसे ही दे दिए ना तो हर स्टेप में हम लोग 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब हर स्टेप में कितना 0? 1 0। तो 25 एकम 25 हो गया, शेष कितना बचा? 5 बचा। अब इस अगले स्टेप में आ चुके हैं, यहाँ पे भी हम लोग कितना 0 ले सकते हैं? 1 0। लेकिन अगर 2 0 की आवश्यकता होगी फिर हमको यहाँ पे भी 1 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो गया, कट गया, तो आंसर हमारा 0.12 ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे आ जाइए, हमें इसका वैल्यू बताना है। गौर से देख लीजिए इस पूरे व्यंजक को, ऊपर नीचे देख लीजिए, डाटा सेम है, केवल चिन्हों का अंतर है। और जो चीज़ इधर इधर है वही चीज़ इधर है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ऊपर में प्लस, इधर माइनस, ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस। तो कभी भी इस तरह के व्यंजक को अगर जोड़ना होगा ना, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे, 2 × a² + b², ठीक है। 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर, यानी कि a² - b²। ऊपर में क्या करना है आपको, अगर जोड़ना होगा तो 2 × a² + b² और बट्टा में a² - b²। और अगर मान लीजिए कभी घटाना पड़ जाए तो घटाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4ab और बट्टा में वर्गों का अंतर तो रहेगा ही। वर्गों का अंतर कहने का मतलब a² - b²। वर्गों का अंतर कहने का मतलब a² - b²। देख लीजिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जोड़ना है। a किसको मानेंगे तो उस पूरे में √5 और √3 के अलावा तो और कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो √5 को मानेंगे a और √3 को मानेंगे b। जोड़ना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला 2 × a² √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 + b² √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 बट्टा a² - b²। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 में अंतर 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 = कितना आंसर हो जाएगा? 8 आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर अंतर 2 का हो तो केवल इस दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 3 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। बट मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं a² - b² वास्तव में परिमेकरण कर रहे हैं। और जहाँ भी परिमेकरण करते हैं ना, बट्टा में वर्गों का अंतर हम लोग करते ही हैं जब भी परिमेकरण करते हैं। किसके वर्गों का अंतर? इसी दोनों के, 5 और 3 के। तो √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 में अंतर कितना का? 2 का। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए तो नया भिन्न 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? जब भिन्न है तो उसमें अंश और हर दोनों होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अगर अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या होगा? x/y होगा। अंश लिए x, हर लिए y, तो भिन्न क्या होगा? x/y। अब बोला है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो अगर हम अंश में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका अंश जो है ना वह अपने पूर्व मान के 120% के बराबर हो जाएगा। अंश में 20% की वृद्धि हो गई। और हर में 5% की कमी, 5% कमी करने के बाद हर जो है 95% के बराबर रह जाएगा। क्या हुआ है? पहले से जो भिन्न था वह आपका x/y था, जिसका अंश x है, हर y है।
अंश में 20% की वृद्धि, तो यह अपने स्वयं के 120% के बराबर हो जाएगा। और हर में 5% की कमी, तो हर जो है अब अपने स्वयं के 95% के बराबर हो जाएगा। जितना परसेंट की कमी करेंगे 100 में से उतना घटा देंगे। 10% की कमी तो 90% के बराबर, 20% की कमी तो 80% के बराबर। तो कमी, अंश में वृद्धि और हर में कमी करने के बाद भिन्न इतना ही होगा, जबकि भिन्न का मान क्या हो जाता है 5/2। ठीक है, अंश में वृद्धि हर में कमी करने के बाद इतना होगा, जबकि बोला है कि हो जाता है 5/2। इसको हमें केवल सोल्व करना है। सोल्व करिए, प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल, 5 से काटेंगे 24 पंचे 120 और 5 से काटेंगे 19 पंचे 95। हमें बताना है प्रारंभिक भिन्न, यानी प्रारंभिक भिन्न हम क्या माने हैं x/y, तो x/y का मान, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 19 से 5 में गुना होगा तो 19 पंचे हो जाएगा आपका 95 ऊपर में, और इस 24 से 2 में गुना होगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी x/y का मान 95/48 हो जाएगा। और x/y क्या माने थे, प्रारंभिक भिन्न का मान, तो प्रारंभिक भिन्न का मान आपका हो जाएगा विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, हमें यहाँ पे बताना है इन दोनों संख्या का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है, उसी का उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तृतीयानुपाती बराबर आपका होता है b²/a। ठीक है, b²/a। जब भी तृतीयानुपाती निकालना होगा ना तो 2 वैल्यू देगा, उसमें से दूसरी वैल्यू के वर्ग में पहली वैल्यू से भाग करिएगा तो इससे आपका तृतीयानुपाती निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला a का मान, दूसरा b का मान, b², तो b की जगह क्या लेंगे 0.48, तो 0.48 का स्क्वायर करेंगे तो 0.48 गुना 0.48 हो जाएगा। यह हो गया आपका b², और बट्टा a, तो a की जगह क्या लेंगे हम 0.36 लेंगे। यह हो गया आपका b²/a। पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल, काटिए 12 से, 12 × 36, 12 चौके 48, 3 से काटेंगे 16 × 48, 2 अंक के बाद दशमलव है तो रहेगा, 16 चौके 64, पुनः 2 अंक के बाद दशमलव है तो रहेगा, यानी कि 0.64, यही आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती, अगर हम लोगों से मध्यानुपाती पूछा गया होता, ठीक है, मध्यानुपाती, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। जो 2 वैल्यू दिया जाएगा ना, उस दोनों के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती होता है। और कभी कभी चतुर्थानुपात भी पूछ देता है। ठीक है, चतुर्थानुपात जब भी निकालना होगा ना तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे b/c/a। चतुर्थानुपात निकालने के लिए बोलेगा, उस केस में 3 वैल्यू देगा, पहला a, दूसरा b, तीसरा c। चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे, दूसरी और तीसरी के गुणनफल में पहली से भाग करेंगे, चतुर्थानुपात निकल जाएगा। मध्यानुपाती का यह फॉर्मूला, तृतीयानुपाती तो आपने निकाला ही है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से कटने का नियम होता है कि जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का कोई गुणज आए, 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह आपका निश्चित रूप से 11 से कटता है। पुनः सुनिएगा, यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या है तो वह निश्चित रूप से 11 से कटती है। जैसे हमें इसको चेक करना है कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। अल्टरनेट का मतलब होता है 1 छोड़कर, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या लेंगे 2, इन सभी को जोड़िए, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। तो 3, 5, 8 और 2, 10। पहले अल्टरनेट का योग कितना आ गया 10। अब जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में होगा, तो बचा कौन है 1, 6, 7, 4, 11। दोनों अल्टरनेट को अलग अलग जोड़िए और उसका डिफरेंस चेक करिए। 10 और 11 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, मतलब कि यह 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, फिर से चेक करिए। अल्टरनेट अंकों को एक साथ जोड़िए, 2 और 5 7, 7 और 4 11। पहले अल्टरनेट का योग 11, जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में है, उसको भी जोड़िए। 4, 6, 10 और 2 12। अब इस दोनों का डिफरेंस चेक करिए, क्या 0 या 11 का गुणज है, तो 11 और 12 में 1 का अंतर है, मतलब यह भी 11 से नहीं कटेगा। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का गुणज। इसको चेक करिए, अल्टरनेट 4 और 5 9, 9 और 2 11। पहले अल्टरनेट का योग कितना आ गया 11, जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में होगा, तो 1, 6, 7 और 4 11। दूसरे अल्टरनेट का योग कितना 11 आ गया। इसका डिफरेंस चेक करिए, 11 11 में कितना का अंतर आया, 0 का अंतर आया।
तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से कटती है। तो इसके अल्टरनेट अंकों के योग यानी पहला अल्टरनेट को एक साथ जोड़ेंगे, दूसरे अल्टरनेट को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों का डिफरेंस अंतर अगर 0 या फिर 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगा। तो यह वाला संख्या आपका 11 से निश्चित रूप से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।